高质量发展平稳推进。 चीन की मोर फार्मिंग, जिसे पीकॉक फार्मिंग भी कहा जाता है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें किसान मोरों को ब्रीडिंग और पंखों के लिए पालते हैं। इस फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य मोर के खूबसूरत पंखों की बिक्री है, जो फैशन, इंटीरियर डिजाइन और लकी चार्म के रूप में उपयोग होते हैं। इसके अलावा कुछ किसान मोर का मांस भी बेचते हैं, हालांकि यह विशेष रूप से दुर्लभ होता है। मोर को बड़े बर्ड फार्म्स में रखा जाता है, जहां उनके लिए उपयुक्त वातावरण, शेल्टर और आहार सुनिश्चित किया जाता है। किसान प्रजनन के दौरान मोरों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करते हैं, जबकि वे सुनिश्चित करते हैं कि मोरों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। हालांकि यह प्रथा पशु कल्याण के लिहाज से विवादास्पद मानी जाती है, क्योंकि मोरों को बंदी जीवन में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो अपनी सुंदरता और अद्भुत पंखों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या किसी फार्म में पाले जाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की मोर फार्मिंग के बारे में, जहां किसानों ने मोर की फार्मिंग को एक बड़े व्यापार में बदल दिया है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन में मोरों की ब्रीडिंग और उनके पंखों का व्यापार एक नई दिशा में जा रहा है, जिससे वहां के किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। क्या आपको पता है कि मोर के पंखों की मांग सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें फैशन, इंटीरियर डिजाइन और यहाँ तक कि पारंपरिक विश्वासों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है? तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन के किसान पीकॉक फार्मिंग करते हैं और कैसे वे इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। क्या यह फार्मिंग विधि मानवाधिकारों और पशु कल्याण के नियमों को चुनौती देती है? क्या यह व्यापार पूरी दुनिया में फैल सकता है? जानिए सभी राज इस वीडियो में, और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर, पीकॉक के बारे में, जो अब तेजी से घटते जंगलों और शिकार के कारण दुर्लभ हो रहे हैं। लेकिन चीन ने मोरों को बड़े पैमाने पर अपने बर्ड फार्म्स में पाला है, जिससे उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। चीन अब मोरों और उनके पंखों की सप्लाई कर रहा है। चीन के अनोखे व्यवसायों में पीकॉक फार्मिंग भी शामिल है, जिसमें मोरों को कैद में रखकर उनकी ब्रीडिंग की जाती है। दोस्तों, मोर अपनी सुंदर और रंग बिरंगे पंखों के लिए सदियों से प्रसिद्ध हैं। जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं तो वह दृश्य जादुई लगता है। मोर के पंखों की खूबसूरती इतनी खास है कि कई फैक्ट्रियां उनकी कृत्रिम नकल बनाने में असफल हो चुकी हैं। यही कारण है कि इन्हें दुर्लभ और अमूल्य माना जाता है, और अब मोर पंखों का संग्रह करना एक खास ख्वाहिश बन चुका है। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से हाई एंड होम डेकोर और लकी चार्म के रूप में किया जाता है। मोर अक्सर अपने पंख गिराते हैं, जो पहले किसान इकट्ठा कर बेचते थे, लेकिन जंगलों की कटाई और मोरों की घटती संख्या के कारण अब ये पंख दुर्लभ हो गए हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को नुकसान पहुंचाना अपराध है, चीन ने इन नियमों की अनदेखी करते हुए पीकॉक फार्मिंग शुरू की है। चीन में मोर पालन, पीकॉक फार्मिंग, मुख्य रूप से कुछ विशेष क्षेत्रों में किया जाता है, जहां इनके पालन के लिए उपयुक्त वातावरण और परिस्थितियां होती हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर मोर पालन होता है। नंबर 1, चांगजी शांक्सी प्रांत। यह क्षेत्र मोर पालन के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान बड़े फार्मों में मोरों की ब्रीडिंग करते हैं और उनका व्यापार करते हैं। नंबर 2, शानडोंग प्रांत। शानडोंग में भी पीकॉक फार्मिंग का प्रचलन है, और यहाँ कई फार्म्स में मोर पालने का काम किया जाता है, जिनसे पंख और अन्य उत्पाद बेचे जाते हैं। नंबर 3, हेनान प्रांत। इस प्रांत में भी मोरों के फार्म हैं, जहां उनके पंखों और मीट का व्यापार किया जाता है। नंबर 4, गुइजोउ प्रांत। गुइजोउ में भी मोर पालन का कारोबार काफी बड़ा हुआ है, और यहाँ पीकॉक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नंबर 5, यूनान प्रांत। यूनान में भी मोरों के पालन और ब्रीडिंग का काम होता है। यहाँ की जलवायु और पर्यावरण मोर पालन के लिए उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में पीकॉक फार्मिंग से जुड़ी गतिविधियां ज्यादा हैं, जहां किसान बड़े पैमाने पर मोर पालते हैं और उनका व्यापार करते हैं। चीन में पीकॉक फार्मिंग की प्रक्रिया बेहद खास होती है। सबसे पहले किसान एक बड़ा खुला मैदान तैयार करते हैं, क्योंकि मोरों को अपने पंख फैलाने और स्वतंत्र रूप से चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। एक मोर को करीब 100 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। बाद मैदान के चारों ओर 6 से 7 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जाती है।
क्योंकि मोर इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। मोर को खराब मौसम से बचाने के लिए शेल्टर बनाए जाते हैं, जिसमें लकड़ी, कंक्रीट ब्लॉक और पेड़ की टहनियों से ऊंची बैठने की जगहें बनाई जाती हैं। ठंड से बचने के लिए इन शेल्टर्स में हीटेड फ्लोरिंग भी होती है। ब्रीडिंग सीजन मार्च से सितंबर में मेल पिकॉक अपने पंख फैलाता है और इस दौरान उसके पंख गिरते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा कर बेचते हैं। मादा मोर नर मोर की हरकतों का अनुसरण करके सहमति देती है और फिर वह 3 से 5 अंडे देती है। अंडों का एक्यूबेशन पीरियड 27 से 30 दिन होता है। 1 महीने बाद अंडों से पीचिक्स निकलते हैं, जो अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, उनका रंग बदलता है और 3 से 4 साल में मेल पिकॉक के पंख पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। किसान 2 मुख्य तरीकों से कमाई करते हैं। पहला, मोरों को पालकर उनके गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करना और बेचना, और दूसरा, मोरों के पंखों को ध्यान से निकालकर बेचना। जंगलों में मोर 10 से 25 साल तक जीते हैं, लेकिन फार्म में ये 40 साल तक जीवित रह सकते हैं। इन पंखों को फैशन, इंटीरियर डिजाइन और धार्मिक कार्यों में उच्च दामों पर बेचा जाता है। दूसरा तरीका है मोरों को बेचना। जब मोर के बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें 3 साल तक अपनी मां के साथ रहने दिया जाता है। इस दौरान वे पूरी तरह से विकसित होते हैं और उनके पंख भी अच्छे से बढ़ जाते हैं। इसके बाद इन मोरों को किसानों द्वारा बेचा जाता है। मोर का मीट आमतौर पर मांस बाजार में नहीं बिकता, लेकिन कुछ विशेष जगहों पर पिकॉक मीट को खास माना जाता है और इसे शाही भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह मीट काफी दुर्लभ और महंगा होता है, इसलिए कुछ खास लोग इसे खरीदते हैं, जो इसे पारंपरिक या विशेष व्यंजनों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब मोरों के पंख पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो किसान इन्हें भी बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं। इन पंखों की कीमत बाजार में बहुत अधिक होती है और यह फैशन, इंटीरियर डिजाइन और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होते हैं। मोर के पंखों की सुंदरता और दुर्लभता ने इन्हें एक प्रीमियम उत्पाद बना दिया है, जिसकी मांग सिर्फ घरों की सजावट में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण भी बढ़ी है। इस प्रकार पीकॉक फार्मिंग से किसानों को न केवल पंखों और मीट से लाभ मिलता है, बल्कि यह एक स्थिर और दीर्घकालिक व्यापार मॉडल बन जाता है, जो उन्हें आने वाले वर्षों तक आय का स्रोत प्रदान करता है। किसान इस व्यवसाय के जरिए नियमित आय अर्जित करते हैं, जो एक स्थिर आर्थिक विकास की दिशा में मदद करता है। अंत में यह कहना जरूरी है कि पिकॉक फार्मिंग का कारोबार इन दिनों चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर मोर के पंख और अन्य उत्पादों का व्यापार हो रहा है, जो इंटीरियर्स, फैशन, वास्तुशास्त्र और यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं में भी उपयोग किए जाते हैं। मोर के पंख को दुर्लभ और लकी माना जाता है। यही कारण है कि इनकी मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा पिकॉक फार्मिंग के जरिए किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है, जो इन पक्षियों की ब्रीडिंग और उनके पंखों को बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। हालांकि इस उद्योग की बढ़ती लोकप्रियता के साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। पिकॉक फार्मिंग और अन्य ऐसी गतिविधियों से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ साथ जीवों के प्रति क्रूरता की भी आशंका जताई जा रही है। क्या यह व्यापार प्रकृति के संतुलन के लिए खतरा साबित हो सकता है? क्या यह जरूरी है कि इस पर कड़े नियम और कानून लागू किए जाएं? क्या चीन में हो रही स्नेक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, वर्म फार्मिंग और पिकॉक फार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपनी आवाज उठानी चाहिए? क्या यह फार्मिंग पद्धतियां मानवता और पशु कल्याण के दृष्टिकोण से सही हैं, या फिर इन्हें बैन किया जाना चाहिए? यह एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल पर्यावरण पर असर डालता है, बल्कि इनकी नैतिकता पर भी सवाल उठता है। इन फार्मिंग के तरीके जहां एक तरफ किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी ओर कई बार इनसे संबंधित पक्षियों और जानवरों की जिंदगी पर भी संकट आ जाता है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इन पद्धतियों को पूरी तरह से बैन करना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।